बेरोजगार होना तो एक आदमी के लिए पाप जैसा है। कोई लड़की डेट नहीं करेगी, कोई शादी का रिश्ता नहीं आएगा। जॉब इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है कि अरे आप तो लड़के हो, आप एक पोटेंशियल चाइल्ड अब्यूजर हो सकते हो, इसलिए आपको ये नौकरी ही नहीं मिलेगी, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। शादी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयड आदमी काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो ज्यादा कमाता हो। शादी ही मत करो, औरतों के साथ रिलेशनशिप में होना ही बकवास है। सिंगल ही खुश रहो, मैं तो बड़ा चिल गाय हूँ। चाइल्ड कस्टडी मिलना तो बहुत दूर की बात है, कई सारे मर्दों को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाता, कई सालों तक। नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष का शॉकिंग केस जैसे ही पब्लिक के सामने आया, सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा। शायद से पहली बार देश में मेंस इश्यूज का जो मुद्दा है वो मेन स्ट्रीम डिस्कशन में सामने आया। लोगों ने बात उठाई कि कैसे देश में खराब लीगल सिस्टम, खराब जुडिशियल सिस्टम और एक करप्ट सरकारी सिस्टम के चलते मर्दों को प्रताड़ित किया जाता है। अतुल सुभाष मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी चीज के लिए। हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। लेकिन ये केस कोई इकलौता केस नहीं है। असलियत में ये मुद्दा कहीं ज्यादा और गहरा है और इस पर सीरियस मेन स्ट्रीम डिस्कशन बहुत कम है। ज्यादातर डिस्कोर्स इस मुद्दे पर पति पत्नी के संबंधों पर बेस्ड होता है। सेक्शन 498A की काफी बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जो सेक्शन है। इस सेक्शन को डिवोर्स केसेस में कई बारी एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालत इतनी खराब है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने 498A के मिसयूज को लेकर कंसर्न जाहिर किया था। कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन को लाया गया था ताकि औरत पर हो रहा अत्याचार प्रिवेंट किया जा सके जो हस्बैंड की तरफ से किया जाता है। लेकिन अब एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखने को मिल रही है जहां पर वाइफ्स इसका इस्तेमाल कर रही हैं हस्बैंड्स और हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ पर्सनल स्कोर सेटल करने में। इसे लेकर लोग पत्नी पीड़ित पुरुष संघ बनाते देखे गए, धरने करते देखे गए, जिसमें ये लोग पीपल की पूजा करके मांग कर रहे हैं कि 7 जन्मों का साथ निभाने वाली पत्नी की प्रार्थना किसी भी हाल में न सुनी जाए। और ये सब अतुल सुभाष के केस से पहले की बातें हैं। इसके अलावा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशंस की बात होती है कि कैसे बेचारा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के टैंट्रम से परेशान है। लड़की अचानक चुप हो जाती है, बताती नहीं कि क्या बात है और आप गेस करते रहते हो। या फिर बॉयफ्रेंड्स पर मोमेंट्स बनाने का जो प्रेशर होता है, इसकी कॉमेडियंस अक्सर बात करते हैं। जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक, ओए कोई मोमेंट बना। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा? अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी, तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। मैन वुमेन रिलेशंस के अलावा कुछ एक वीडियो में ये डिलेमा भी एक्सप्रेस किया जाता है कि कैसे आदमी सॉफ्ट हो तो कोई धिक्कारता है कि ये मर्द नहीं है, और अगर कठोर हो तो उसे पत्थर दिल कहा जाता है। अनिल कपूर का एक ये वीडियो टोटल धमाल फिल्म से काफी वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पर। 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हैं इस वीडियो के। ये मर्द होते ही ऐसे। अपने मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो जोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह। पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। एक्चुअली यहाँ जो पैराडॉक्स है वो इसलिए है क्योंकि समाज में पेट्रियार्कल सोच और प्रोग्रेसिव सोच दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं। अगर आदमी अपनी वाइफ को नौकरी करने से मना कर देता है तो प्रोग्रेसिव सोच वाले इंसान इसे गलत कहते हैं कि वाइफ को क्यों रोका। लेकिन अगर वाइफ फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करे और पति से ज्यादा कमाने लगे तो पेट्रियार्कल सोच वाले लोग टॉन्ट करते हुए कहते हैं कि ये कैसा मर्द है। ऐसे में आप पेट्रियार्कल सोच के लोग और प्रोग्रेसिव साइड के लोग दोनों साइड्स को तो खुश कर नहीं सकते, इसलिए बेहतर ऑप्शन शायद यही है कि अपनी सोच को प्रोग्रेसिव रखें। लेकिन पॉइंट मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि मेंस इश्यूज पर जो डिस्कशन हुआ है सोशल मीडिया पर, ज्यादातर लोग जो इसकी बात कर रहे हैं वो एक सुपरफिशियल लेवल पर ही कर रहे हैं। अक्सर इस डिस्कशन का मिसोजिनी की जोन में चले जाना बड़ी आम बात है। बहुत से लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे लड़कियां तो सारी ऐसी ही होती हैं, सारी औरतें ऐसी होती हैं, गर्लफ्रेंड होना तो मुसीबत है, अरे शादी तो बर्बादी है, इन सब से दूर रहो। और दूसरी तरफ इसका उल्टा एक्सट्रीम भी देखने को मिलता है जहां पर कुछ औरतें कहने लग जाती हैं कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, ऑल मेन आर द सेम, सभी मर्दों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और इन सब के बीच में जो मेंस इश्यूज पर सीरियस बातचीत होती है वो पीछे छूट जाती है। इसलिए आज के वीडियो में आइए दोस्तों करते हैं इस मुद्दे पर एक गहरी चर्चा। वीडियो शुरू करने से पहले 2 छोटी सी चीजें कहना चाहूंगा। पहला तो मेरी आवाज के लिए माफी, हो सकता है आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी लग रही हो क्योंकि मेरा गला खराब है और थोड़ा सा बीमार हूं मैं।
और दूसरा, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस न्यू ईयर की ओकेजन पर आप में से बहुत से लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाई होंगी। खुद को बेहतर बनाने के लिए आपने अपने लिए नए गोल्स सेट किए होंगे। क्या आप 2025 के साल में अचीव करना चाहते हो? और यहां पर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहूंगा। ध्रुव राठी एकेडमी के सभी कोर्सेज पर न्यू ईयर की इस ओकेजन पर फ्लैट 50% ऑफ। एग्जैक्टली आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो, अपनी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो, ये आप सीखोगे मास्टर टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। यहां आपको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान मिलेगा अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा अगर आप 2025 के साल में कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली एज ए करियर कंसिडर करना चाहते हो, इसे अपनी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, 7.5 घंटे का हाईली डिटेल्ड कोर्स यूट्यूबर बनने के ऊपर। और अगर आप बदलती दुनिया के लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से अप टू डेट रहना चाहते हो, अपने आप को स्किल्ड रखना चाहते हो, तो उसके लिए है ये 8.5 घंटे का मास्टर चैट जीपीटी कोर्स। सभी कोर्सेज हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, और बहुत ही जबरदस्त फीडबैक रहा है उन लोगों का जिन्होंने अभी तक इन कोर्सेज को लिया है। इसलिए आप भी जरूर ट्राई आउट करके देखिए। कूपन कोड इस्तेमाल करें NY50 फ्लैट 50% ऑफ पाने के लिए इनमें से किसी भी कोर्स पर। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं वेबसाइट के होम पेज पर जाने के लिए। चलिए अब वीडियो के मुद्दे पर आते हैं। कुछ महीने पहले, अगर आपको याद हो दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था फेमिनिज्म के ऊपर, जिसमें मैंने बात करी थी कि फेमिनिज्म का मतलब होता है औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अपने आप में विचारधारा कोई मर्दों के खिलाफ नहीं है, इसलिए दुनिया भर में बराक ओबामा, क्रिस हेम्सवर्थ से लेकर फरहान अख्तर जैसे बहुत सारे मेल सेलिब्रिटीज भी खुद को फेमिनिस्ट कहते रहे हैं। मर्दों के फेमिनिस्ट होने का एक ऑब्वियस लॉजिकल कारण तो यही है कि वो भी अपनी माँ, बहन, दादी, भाभी, चाची, ताई, अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए एक बेहतर दुनिया चाहते हैं। यही उन्हें न्यायपूर्ण लगता है। लेकिन दूसरा कारण जो हमने देखा वो इतना ऑब्वियस नहीं था कि मेल्स भी अक्सर पेट्रियार्की के विक्टिम रहे हैं। मैंने बात करी थी कमला भसीन की टेडेक्स टॉक पेट्रियार्की डीह्यूमनाइजेस मेन के बारे में, कि कैसे पेट्रियार्की की वजह से मर्दों का इमोशनल कैस्ट्रेशन हो गया है और यूनिडायमेंशनल बना दिया पेट्रियार्की ने आपको। पैसा कमाने के अलावा बाय गॉड आपको कुछ नहीं आता। ना सिलाई, ना कढ़ाई, ना बुनाई, ना पापड़ बनाना, ना खाना बनाना, ना बच्चे पालना। एक चीज आती है, पैसा कमाने की मशीन बन जाना। तो जिस तरीके से वुमेन्स इश्यूज की बात करना मेल्स के खिलाफ नहीं है, उसी तरीके से मेंस इश्यूज की बात करना औरतों के खिलाफ नहीं होता। कुछ मेंस इश्यूज तो ऐसे हैं जिन पर बात अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, जैसे कि पैटर्निटी फ्रॉड। किसी आदमी की वाइफ उसे धोखा दे दे और वो अपने बच्चे का बायोलॉजिकल फादर ना हो, जबकि उसे लगता है कि वो है। इसको लेकर सोसाइटियल एटीट्यूड्स में भी प्रॉब्लम है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला जो समाज है वो इस आदमी का मजाक उड़ाता है ये कहते हुए कि ये तो अपनी पत्नी को काबू में भी नहीं रख पाया। सेकेंडली, इसको लेकर जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो आदमी को फेवर नहीं करती। चाइल्ड कस्टडी का भी इससे रिलेटेड मामला है। अगर आदमी और औरत का डिवोर्स हो जाता है तो बच्चे की कस्टडी किसे मिलेगी? इस आर्टिकल को देखिए। ठाणे फैमिली कोर्ट में RTI से पता चला कि उस साल जो 83 चाइल्ड कस्टडी के मामले थे, उनमें से केवल 2 केस में पिता को बच्चे की कस्टडी मिली थी। इस RTI को फाइल किया था एक हस्बैंड ने, जिन्होंने अपने 5 साल के बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी पिछले 2 सालों से। चाइल्ड कस्टडी मिलना तो बहुत दूर की बात है, कई सारे मर्दों को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाता कई सालों तक। जब भी बच्चे से मिलना है एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। बैंड्रा के बिजनेसमैन समीर बताते हैं कि एक्सेस ऑर्डर होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाते। फिर है मुद्दा मेंस रेप का। जो औरतें रेप विक्टिम्स होती हैं उनके खिलाफ समाज में बहुत सारा स्टिग्मा होता है। उनकी इज्जत चली गई, लोग कहते हैं उनकी पवित्रता चली गई। लेकिन अगर किसी आदमी का एक दूसरे आदमी द्वारा रेप किया जाता है तो इसमें एक अलग तरह का स्टिग्मा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इसकी मर्दानगी चली गई। वॉर में मेंस रेप एक डार्क सीक्रेट जैसा है, बस कहीं कहीं से ऐसी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। जेल में आदमियों के साथ फेलो क्रिमिनल्स द्वारा रेप होता है, किसी को पता नहीं चलेगा, खाली एक दो है। समाज में भी ऐसा होता है, लेकिन यह हेविली अंडर रिपोर्टेड है। अमेरिका से भारत तक मास मीडिया में मेंस रेप पर मजाक किए जाना आम बात है। स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में मेल रेप को ट्रिवियलाइज किया जाता है। ये एक जनरल लिंगो भी बन गई है, लोग अक्सर इसे गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हालातों में सोचकर देखिए किसी मेल रेप सर्वाइवर के लिए रिकवरी मेजर्स तो क्या ही होंगे। इस पर कानून क्या कहता है? आपको याद ही होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को पार्शियली स्ट्राइक डाउन कर दिया था और इसके चलते होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था कुछ साल पहले। यानी कि 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स में सेम सेक्स रिलेशंस लीगली अलाउड होंगे। लेकिन इसी सेक्शन में फोर्स्ड सोडोमी को लेकर प्रोविजंस बरकरार रहे थे जो मेंस रेप से डील करते थे। जैसे कि 14 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
आरोप था कि इन्होंने एक 23 साल के आदमी का गैंग रेप किया है, जिसके बाद उस आदमी की आत्महत्या की वजह से मृत्यु हो गई। पुलिस ने इन 4 लोगों को इसी सेक्शन 377 के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। लेकिन अब नई भारतीय न्याय संहिता में मेन और ट्रांसजेंडर्स के रेप के लिए कोई सेक्शन ही नहीं है। सही सुना आपने दोस्तों, जब से मोदी सरकार आईपीसी को हटाकर बीएनएस लेकर आई है, मेंस रेप एक गुनाह ही नहीं है हमारे देश में। क्या ही कहोगे यहां पर आप, मोदी है तो मुमकिन है। दूसरा मेजर इशू है मेल डिप्रेशन का। जैसे ही एक लड़का बड़ा होता है, उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छीन ली जाती है, सॉफ्टनेस। जैसे कि सॉफ्ट टॉयज, गुड़िया, परियों की कहानी। उसकी जिंदगी के कलर बॉक्स से कुछ कलर्स को परमानेंटली हटा दिया जाता है, जैसे कि पिंक और मैजेंटा के कलर्स। ज्योमेट्री बॉक्स हो, कपड़े हो, कमरों की दीवारों पर पेंट हो, बस पिंक कलर का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये लड़कियों का कलर है। लड़कियां सॉफ्ट होती हैं और लड़कों को सॉफ्टनेस से दूर रखना चाहिए। कहा जाता है बॉयज मस्ट बी टफ। लड़कों की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि उन्हें वायलेंट फिल्में पसंद हो, एक्शन फिल्में, गैंगस्टर फिल्में, बॉक्सिंग फिल्में, WWE देखना पसंद हो। जबकि लड़कियों के लिए कहा जाता है कि उन्हें लवी डवी रोमांटिक फिल्में पसंद होनी चाहिए, उन्हें इमोशनल टीवी सीरियल देखना पसंद होना चाहिए। आप सोचोगे क्या कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, ये सिर्फ पसंद नापसंद तक की ही तो बात है, इससे लड़कों को कोई नुकसान थोड़ी होता है। लेकिन ये सॉफ्टनेस छीनने का सिलसिला यहां खत्म नहीं होता। लड़कों से उनके आंसू भी छीन लिए जाते हैं, क्योंकि आंसू भी सॉफ्ट होते हैं। कहने को लड़के यारों के यार होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं, लेकिन लड़के आपस में कोई दुख साझा करने से बचते हैं। रोने नहीं दिया जाता आपको, आपकी मां गुजर गई, लड़कों को रोने नहीं दिया जाता। इमोशनल कैस्ट्रेशन। 2020 में यूके में स्टडी करी गई थी 260 पार्टिसिपेंट्स पर। इसमें पाया गया कि औरतों की फ्रेंडशिप्स में इंटीमेसी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी, जबकि आदमियों की दोस्ती में सोशल एक्टिविटीज में एंगेज होना एक मेजर फीचर था। इसलिए ऐसा देखा गया है कि फीमेल फ्रेंडशिप्स ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं, ज्यादा आसानी से टूटती हैं। अगर 2 लड़कियां काफी समय से मिल नहीं पाई हैं, बात नहीं कर पाई हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि अब वो क्लोज नहीं रही, और अगर ये इंटीमेसी ना हो तो ये दोस्ती भी खत्म हो जाती है। जबकि आदमियों के केस में इसका उल्टा है। आदमी अपने दोस्तों के साथ कई महीनों तक, इवन कई सालों तक अगर बात भी ना करे, तब भी वो कहेंगे कि हाँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है। ऐसी ही एक ये स्टडी करी गई थी 2022 में 153 पार्टिसिपेंट्स पर। यही बात सामने आई कि लड़कों के लिए दोस्ती का मतलब है मस्ती और लड़कियों के लिए इंटीमेसी और सपोर्ट। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जिनमें बार बार यही चीजें देखने को मिली हैं। एक 1988 की ये स्टडी है जिसमें बताया गया है कि औरतें दोस्ती में बात करना चाहती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हैं, जबकि आदमियों के लिए वही कॉमन एक्टिविटीज, साथ में कोई खेल खेलना या फिर इकट्ठे बैठकर शराब पीना या फिर कोई मूवी देखने चले जाना साथ में। सवाल यहाँ पर यह है कि मर्दों के साथ ऐसा क्यों है कि वो पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं करते? इसके पीछे कारण है वही इंटरनल डर कि उन्हें सॉफ्ट ना समझ लिया जाए। अगर दोस्त के सामने रो पड़ेंगे तो मजाक उड़ा दिया जाएगा कि ये देखो कैसे लड़कियों की तरह रोता है, मर्दानगी खतरे में आ जाएगी, इसलिए वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। यही घुटन डिप्रेशन में बदल जाती है और कई बारी मामला आत्महत्या तक पहुंच जाता है। मेल सुसाइड रेट्स को लेकर जो डेटा है वो बड़ा क्लियर है। दुनिया भर में ये एक कॉमन ट्रेंड देखा गया है कि आत्महत्या से ज्यादातर मेल्स की डेथ होती है औरतों के कंपैरिजन में। ये ऑलमोस्ट हर देश में वैलिड है। यूके में मेल्स का आत्महत्या का रेट है 15.5 डेथ्स पर 100,000, औरतों के लिए ये है 4.9 पर 100,000। ऑस्ट्रेलिया में औरतों के मुकाबले आदमियों का 3 गुना ज्यादा चांस है आत्महत्या से मरने का। अमेरिका में यही रेट 3.5 गुना है और इंडिया में भी यही कहानी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में करीब 1,65,000 लोग मारे गए थे आत्महत्या से। इनमें से करीब 1,20,000 मेल्स थे और करीब 45,000 फीमेल्स। WHO के डेटा से हमें पता चलता है कि दुनिया भर में करीब 40% देश ऐसे हैं जहां आदमियों के लिए 15 पर 1 लाख से ज्यादा का सुसाइड रेट है, जबकि औरतों के लिए इतना सुसाइड रेट सिर्फ 1.5% देशों में है दुनिया के। ऐसा नहीं है कि औरतों में डिप्रेशन नहीं होता। इनफैक्ट ज्यादातर देशों में अगर आप डिप्रेशन का डेटा देखोगे तो औरतों में डिप्रेशन डायग्नोसिस के हायर रेट्स हैं। WHO ने स्टडीज को कोट करते हुए बताया कि डिप्रेशन औरतों में आदमियों के मुकाबले 50% ज्यादा कॉमन है, लेकिन आत्महत्या से ज्यादातर मेल्स मारे जाते हैं। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ने 2500 ऐसे लोगों पर सर्वे किया जिन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। इनमें से 28% मेल्स ने कहा कि उन्होंने मेडिकल हेल्प लेने की कोशिश नहीं करी है,
यही नंबर फीमेल्स के लिए सिर्फ 19% था। इन सब से यही पता चलता है कि आदमी दोस्तों को या फैमिली को तो बताएंगे ही नहीं, लेकिन किसी साइकोथेरेपिस्ट से मेडिकल हेल्प लेने में भी कतराएंगे। जोसेफ हार्पर एक थेरेपिस्ट हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में अपने आर्टिकल में बताते हैं कि उन्होंने औरतों को अपने बेटे या पति को उनके ऑफिस में लिटरली धक्का देकर लाते हुए देखा है। फिर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है इन आदमियों से उनके इमोशनल इश्यूज के बारे में कुछ भी निकलवाने के लिए। अक्सर ये सारे मर्द एक ही तरह के जवाब देते हैं थेरेपिस्ट के सामने कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमारी बीवी हमें यूं ही ले आई खींच कर, इसलिए हम आ गए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर इस चीज को बता रहे हैं। लेकिन थेरेपिस्ट को बताना भी बाद की बात है दोस्तों। असलियत में वो खुद को भी नहीं बताते कि वो डिप्रेस्ड है। समाज के सामने तो खुद को मर्द साबित करना ही है, लेकिन खुद की एक सेल्फ इमेज भी है, उसे मेंटेन करने का भी प्रेशर है। खुद को भी बताते रहना है कि मैं मर्द हूं, मैं कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। ये सारी फालतू की चीजें होती हैं। यही कारण है कि ज्यादातर मर्द डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, डिनायल मोड में ही रहते हैं, उसे इग्नोर ही करते रहते हैं। आदमी और औरतों में वैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स भी अलग होते हैं। औरतें अक्सर उदास रहती हैं, ज्यादा रोती हैं, लेकिन आदमी समाज के सामने उदास नहीं दिख सकते, रो नहीं सकते। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में आदमियों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। कई लोग सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज की तरफ चल पड़ते हैं। भले ही शराब पीने से नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगी, नींद आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली में शराब डिप्रेशन को बढ़ाती है। लड़कों के लिए सॉफ्टनेस पर यह बैन करियर चॉइस पर भी पहुंच जाता है। कुछ करियर्स लड़कों के लिए इतना स्टिग्मेटाइज कर दिए जाते हैं कि सोसाइटी की बात तो दूर, लड़के खुद ही उन करियर्स में जाने की नहीं सोचेंगे। इसी बेसिस पर लड़कियों को भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं कि हार्ड और टफ टाइप करियर लड़कियों के लिए नहीं होते। लेकिन फॉर्चुनेटली लड़कियों के लिए सिचुएशन बदल रही है। 1988 में सुरेखा यादव इंडिया की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर बनी। 1993 में वसंत कुमारी एशिया की पहली बस ड्राइवर बनी। साल 2000 में ओलंपिक्स में वुमेन्स वेट लिफ्टिंग इंट्रोड्यूस किया गया और उसी साल भारत की कर्णम मलेश्वरी ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2006 में हर्षिनी कान्हेकर देश की पहली वुमेन फायर फाइटर बनी। 2018 में अवनी चतुर्वेदी फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी। नवंबर 2021 में आर्मी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली 557 वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दी। ट्रेडिशनली ये जो स्टेम करियर्स थे, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन्हें औरतों के लिए टैबू माना जाता था। लेकिन आज के दिन हमारे पास उदाहरण है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसे, जो स्पेस में गई। 2021 में इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता को अलजेब्रिक ज्योमेट्री में उनके काम के लिए रामानुजन प्राइज मिला। स्कूलों में भी अब फीमेल साइंस मैथ्स टीचर होना अब इतना रेयर नहीं रहा है। औरतें धीरे धीरे अब उन सभी एरियाज में आ रही हैं जिन्हें पहले मेल स्पेसिफिक माना जाता था। इसके लिए औरतों को एडमायर किया जा रहा है और उन्हें इनकरेज भी किया जा रहा है। लेकिन मेल्स के केस में कोई पूछ तक भी नहीं रहा, कोई ये सवाल तक नहीं पूछ रहा कि आदमी नर्सरी टीचर क्यों नहीं बन सकते। यूके के प्री स्कूल्स में केवल 2% टीचर्स मेल है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की 2019 की रिपोर्ट केवल 3% प्री स्कूल टीचर्स मेल है। नॉर्वे जैसे देशों में परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा 10% पर है। कुछ लोगों का कहना है कि प्री स्कूल में मेल टीचर्स का होना चाइल्ड अब्यूज का रिस्क बढ़ा सकता है। ये कंसर्न पूरी तरीके से नाजायज नहीं है, लेकिन क्या इसका समाधान ये हुआ कि कुछ पोटेंशियल ऑफेंडर्स के डर से सभी मेल्स को स्टिग्मेटाइज कर दिया जाए, सभी मर्दों को एक पूरे करियर से बाहर रखा जाए? जरा सोचकर देखो, अगर आप कोई नौकरी करने जाते हो और जॉब इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है कि अरे आप तो लड़के हो, आप एक पोटेंशियल चाइल्ड अब्यूजर हो सकते हो, इसलिए आपको ये नौकरी ही नहीं मिलेगी, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। इसका सीधे तौर पर समाधान है थरो बैकग्राउंड चेक्स। एरन एक प्री स्कूल टीचर है। slate.com के इस आर्टिकल में बताते हैं कि फीमेल टीचर्स किसी बच्चे को किसी हेजिटेशन के बिना गोदी में बिठा लेते हैं, लेकिन मेल टीचर्स ऐसा करने में हिचकते हैं। एरन सजेस्ट करते हैं कि इस पर क्लियर रिटन पॉलिसीज हों, एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स में किस तरह का टच अलाउड है और किस तरीके का नहीं, ताकि सभी के लिए सिचुएशन कंफर्टेबल बन सके। हर एक प्री स्कूल क्लासरूम में एक मेल टीचर और एक फीमेल टीचर होना भी एक अच्छा विचार है। ये केवल उन मेल्स के राइट्स का सवाल नहीं है जो प्री स्कूल टीचर बनना चाहते हो, बल्कि ये स्टूडेंट्स की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज ने इसी तरफ इशारा किया है कि अगर हमें एक जेंडर इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है तो मेल्स को केयरिंग रोल्स में एंटर करना और एक्सेप्ट किए जाना बहुत जरूरी है। प्री स्कूल मेल टीचर्स बच्चों के लिए एक मैस्कुलिन रोल मॉडल्स का काम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मर्दों में भी धैर्य और सहानुभूति जैसे वर्च्यूज होने चाहिए। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स का एक अलग आर्ग्यूमेंट है कि क्लासरूम में दोनों मेल और फीमेल टीचर्स उसी टीचर वाले रोल में है तो बच्चे उन्हें इंटरचेंजेबली बिहेव करते हुए देखेंगे और इससे उनके दिमाग पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यही मुद्दा जो है स्कूल से हटकर परिवार में भी देखने को मिलता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता का
डिवोर्स हो रखा है और वो अपने पिता से दूर रहते हैं। कई बच्चों के फादर्स अर्निंग मेंबर वाले ट्रेडिशनल रोल में बहुत बिजी रहते हैं, बच्चों के लिए समय नहीं मिल पाता। और फिर कुछ पिता ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उनका रोल तभी शुरू होता है जब बच्चों को डांटने की जरूरत पड़ी हो। इन सब सिचुएशंस में मेल प्री स्कूल टीचर की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चेन्नई के अब्बू सिद्दीकी एक अच्छे खासे पैसे वाली इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे थे। एक दिन उनका मन किया कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो नौकरी छोड़कर उन्होंने एक मॉन्टेसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल कर लिया। वहां 40 औरतों की क्लास में वो इकलौते आदमी थे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब वो नौकरी की तलाश करने लगे तो किसी भी स्कूल ने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक आदमी थे। तब जाकर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर खुद का ही प्री स्कूल शुरू किया, ऑरेंज ट्री मॉन्टेसरी स्कूल। वो कहते हैं कि जब बच्चे किसी आदमी को नर्सरी राइम गाते हुए, कहानी सुनाते हुए, ड्राइंग बनाते हुए देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि टीचिंग एक जेंडर न्यूट्रल प्रोफेशन है। ऐसा ही प्रोफेशन है थेरेपिस्ट का। इंडिया में एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 8.8% लड़के ही साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं। अमेरिका में साइकोलॉजी में डॉक्टरल डिग्री लेने में औरतें 3:1 से आगे हैं। मेल थेरेपिस्ट की सख्त कमी है, क्योंकि खुद का दुख साझा करने में अगर दिक्कत होती है तो दूसरों का दुख कैसे सुनेंगे, कैसे मिटाएंगे। वही धैर्य और वही सहानुभूति यहाँ भी चाहिए। यही कहानी नर्सिंग के करियर की भी है। नर्स शब्द का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपके दिमाग में एक फीमेल की इमेज आती होगी। मेल्स को अलग से मेल नर्स कहकर बुलाना पड़ता है। 2021 में अमेरिका में सिर्फ 13.3% रजिस्टर्ड नर्स मेल्स थे। 2019 में यूके में सिर्फ 11% नर्सिंग स्टाफ मेल था। जापान में सिर्फ 4.9%, चाइना में सिर्फ 1% और इंडिया में सिर्फ 20% नर्स मेल थे। बाकी देशों से बेहतर है, लेकिन यहाँ भी इतना बड़ा जेंडर गैप है। करियर के सॉफ्टनेस वाली जो इमेज है, ये मेल्स के लिए अकेला ऑब्स्टिकल नहीं है। एक और ऑब्स्टिकल है कि आदमी को ज्यादा कमाना चाहिए। बेरोजगार होना तो एक आदमी के लिए पाप जैसा है। कोई लड़की डेट नहीं करेगी, कोई शादी का रिश्ता नहीं आएगा। 2012 में इट्स जस्ट लंच नाम की एक डेटिंग सर्विस ने एक स्टडी की, जिसमें पाया कि 66% मेल्स ने कहा कि वो एक बेरोजगार औरत को डेट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज जब औरतों से पूछी गई तो सिर्फ 25% औरतें एक बेरोजगार आदमी को डेट करने के लिए ओपन थी। जब डेटिंग के लिए ही कोई राजी नहीं है तो शादी तो बहुत दूर की बात है। सोशियोलॉजिस्ट अलका बासु और स्नेहा कुमार ने NFHS डेटा को एग्जामिन किया और अनएम्प्लॉयमेंट और डिलेड मैरिज में एक क्लियर कट कनेक्शन देखने को मिला। शादी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयड आदमी काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो ज्यादा कमाता हो। जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली में कुछ साल पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें पता चला कि भले ही औरतें पढ़ी लिखी हो गई हो, कमाने लग गई हो, जेंडर बैरियर्स टूट रहे हो, लेकिन ज्यादातर औरतों को एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो उनसे ज्यादा कमाता हो। ये एक बहुत ही परसिस्टेंट डिमांड है। और बात केवल औरतों की डिमांड की नहीं है, बहुत से मेल्स खुद ही इस चीज से कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ की एक स्टडी में 6000 मैरिड कपल से बात की गई। पता चला कि मेल्स को स्ट्रेस होने लगता है अगर उनकी वाइफ उनसे ज्यादा कमाने लगे तो। इसीलिए फीमेल्स का प्री स्कूल टीचर और नर्सिंग के करियर में होना सही है, क्योंकि उनकी भी थोड़ी एस्पिरेशन है कि वो वर्किंग हो। लेकिन मेल्स का इतने लो पेइंग करियर्स में होना समाज को रास नहीं आता। फीमेल नर्स के लिए अनक्वेश्चनेबल रिस्पेक्ट है लोगों की, लेकिन मेल नर्स को देखकर लोग कहते हैं कि डॉक्टर नहीं बन पाया क्या। मेल प्री स्कूल टीचर को देखकर लोग कहते हैं कि ये केजी के बच्चों को क्या पढ़ा रहा है, सेकेंडरी स्कूल टीचर नहीं बन पाया क्या। जबकि ये नजरिया बहुत गलत है। सेकेंडरी स्कूल टीचर हो या केजी टीचर, डॉक्टर हो या नर्स हो, स्किल सेट्स अलग अलग हैं, चैलेंजेस अलग अलग हैं। सभी प्रोफेशंस का अपना मजा है। अब जरा सोच कर देखिए दोस्तों, जब लो पेइंग करियर चुनना ही आदमी के लिए इतना मुश्किल है, तो फिर आदमी का होम मेकर बनना, घर पर काम करना कितना मुश्किल होगा। अपनी माँ जैसा बनना चाहता हूँ। कौन थी तेरी मॉम यार? She was a housewife. पागल हो गए हो तुम? मर्द हो तुम? अगर भूल गए हो तो अंदर जाकर चड्डी उतार के एक बार चेक कर लो। आपने बहुत सारी औरतों को देखा होगा जो हाउसवाइफ्स के तौर पर काम करती है, लेकिन आज तक आपने किसी हाउस हस्बैंड को देखा है? औरतें बच्चों को रेस करने के लिए करियर में ब्रेक ले लेती है, उनकी तारीफ होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर एक आदमी ऐसा करना चाहे, फुल टाइम डैड बनना चाहे, तो क्या उसके पास ये ऑप्शन है? चाहे आप समाज की बात कर लो, प्राइवेट जॉब की या किसी सरकारी नौकरी की, ये जो चाइल्ड केयर लीव है, ये सिर्फ औरतों के लिए होती है। सिर्फ कुछ गिनी चुनी डेवलप्ड कंट्रीज में ही आदमियों का चाइल्ड केयर लीव पर जाना एक्सेप्ट किया जाता है। वॉरेन फारेल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो मेंस इश्यूज और वुमेन्स इश्यूज पर 7 किताबें लिख चुके हैं। अपनी टेडेक्स टॉक में बताते हैं कि एक शख्स एक दिन उनके पास आए और उनको शुक्रिया कहा। वॉरेन के मेंस ग्रुप से उन्हें हिम्मत मिली थी। उन्होंने काम के प्रेशर में अपनी बीवी और बच्चों को इग्नोर किया था।
डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी हुई, उस शादी से बच्चा हुआ। अब वो चाहता था कि पहले की गलती दोबारा ना दोहराए और वो अब फुल टाइम डैड बनकर इस बच्चे के साथ रहा। मेंस ग्रुप के साथियों ने उनकी पत्नी से बात करी और वो मान गई। ये शख्स थे द बीटल्स बैंड के लेजेंडरी सिंगर जॉन लेनन। इन्होंने अपने कई साल अपने बच्चे के साथ गुजारे और उनकी दूसरी पत्नी योको ओनो ने उस समय उनका बिजनेस संभाला। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने अपने बच्चों को एक ओपन लेटर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे मन में तुम्हारे पिता के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, जो अपना समय मेरे और तुम्हारे लिए डेडिकेट करते हैं। तुम जल्द ही शब्द सुनोगे हाउस हस्बैंड, लेकिन याद रखना ये कोई गाली नहीं है, अपमानजनक नहीं है। वो मेरी ताकत है, मेरे पार्टनर है, जो मेरे हर कदम में साथ होते हैं। ये कुछ गिने चुने अच्छे उदाहरण है दोस्तों, वरना समाज में तो आजकल ये चीजें अभी भी बहुत अनकॉमन है और बहुत मुश्किल है। ना तो किसी औरत पर प्रेशर होना चाहिए कि उन्हें अपना करियर सैक्रिफाइस करना पड़े और ना ही किसी आदमी पर हाउस हस्बैंड होने का स्टिग्मा होना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि होम मेकर होना अपने आप में ही स्टिग्मेटाइज्ड है। वर्किंग वुमेन को ही पावरफुल वुमेन की तरह देखा जाता है। कहा जाता है कि औरतों को डिसीजन मेकिंग पावर तभी मिलेगी जब वो कमा रही हो। ये काफी गलत डिस्कोर्स है। अपने घर को संभालना कोई इंफीरियर काम कैसे हो सकता है? अपने बच्चों को बड़ा करने से नोबल और क्या हो सकता है? इसलिए बेसिकली बात यह है कि कौन घर को संभालेगा और कौन काम करेगा, ये किसी कपल का आपसी फैसला होना चाहिए। कुछ इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे मेंस इश्यूज और वुमेन्स इश्यूज आपस में जुड़े हुए हैं। ये इकट्ठे ही सॉल्व हो सकते हैं। जैसे हर किसी को वुमेन्स इश्यूज के स्ट्रगल्स में शामिल होना चाहिए, वैसे ही मेंस इश्यूज पर आवाज उठाना भी हर इंसान का फर्ज होना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो इक्वालिटी में यकीन रखते हैं तो। लेकिन आज के दिन हो क्या रहा है? जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई ब्लेम गेम में बदल चुकी है। अतुल सुभाष के केस के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी ढेर सारी पोस्ट देखने को मिली, नफरत भरी। कई सारे लड़के जो कहते हैं कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं। लोग सीरियसली ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि शादी ही मत करो, औरतों के साथ रिलेशनशिप में होना ही बकवास है, सिंगल ही खुश रहो, मैं तो बड़ा चिल गाय हूँ। दूसरी तरफ जब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बात होती है तो कई सारी औरतें भी ऐसे ट्वीट्स करने लग जाती हैं कि ऑल मेन आर टू ब्लेम, कि सभी मर्दों की गलती है, सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं, सभी पर शक किया जाना चाहिए। इस प्रॉब्लम का समाधान एक दूसरे पर उंगली उठाना नहीं है, देश की आधी पॉपुलेशन को अपने से दूर कर देना नहीं है, बल्कि इसका सलूशन इसका उल्टा ही है, साथ में मिलकर काम करना, अच्छे इंसानों को पहचानना और ट्रस्ट और प्यार को बढ़ावा देना। शादी करते वक्त अगर आप दूसरे की कास्ट देखकर, रिलीजन देखकर, पैसा देखकर शादी कर रहे हो तो हैरान मत होना जब आगे जाकर इन्हीं वैल्यूज को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो शादी करने का बेसिस होना चाहिए कि आप दूसरे से कितना प्यार करते हो, उन्हें कितना पसंद करते हो, उन्हें कितना ट्रस्ट करते हो और साथ में कितना फिट बैठते हो। लोगों को पसंद करते वक्त उनके अच्छे नेचर, उनकी अच्छी क्वालिटीज को देखो। ऐसा करोगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस है कि आगे जाकर आपको कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी शादी की फाउंडेशन ही पैसे पर खड़ी हुई है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि आगे जाकर पैसे के ही नाम पर आपको ठगा जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और ये चीज लड़का लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे लोगों को पहचानना सीखो जिन्हें आप ट्रस्ट कर सको। जितना ज्यादा लोग इस बात को समझेंगे उतना ही कम हमें निर्भर करने की जरूरत पड़ेगी हमारे खराब लीगल जुडिशियल सिस्टम पर और खराब करप्ट सरकारी सिस्टम पर। लेकिन इन खराब सिस्टम्स का सोल्यूशन भी साथ में ही मिलेगा, क्योंकि सिस्टम की प्रॉब्लम्स कानून से कम और कानून की इंप्लीमेंटेशन से ज्यादा रिलेटेड है। अतुल सुभाष का केस हो, पुणे पोर्शे का केस हो, या BMW रोड एक्सीडेंट का केस हो, या आरजी कर हॉस्पिटल का केस, ये सभी केसेस इस एक खराब सिस्टम की निशानी है जिसे हमें साथ में मिलकर सुलझाना होगा। वीडियो पसंद आया तो कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए NY50 50% ऑफ पाने के लिए। और अब आप फेमिनिज्म वाला वीडियो यहां क्लिक करके देख सकते हैं इस पूरी समस्या को दूसरे एंगल से समझने के लिए। जैसा मैंने बताया, मेंस इश्यूज और वुमेन्स इश्यूज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।